एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के एक और चैप्टर का सुपर क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं और रीजनल एस्पायरेशन है चैप्टर का नाम। और स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या क्या इस पर पढ़ना है। देखो क्या है ना कि ये जो चैप्टर है इसके कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे, ठीक। और इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हम इनके इफेक्ट्स को पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे चीज़ों को और आपके चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप काफ़ी अच्छे से आंसर लिख सकते हैं, ठीक। तो एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर है। इंट्रोडक्शन में कहा गया है, देखो ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ मैं और फिर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वन शॉट वीडियो में ना हमने चीज़ों को समझने की भी कोशिश की, हर एक पॉइंट को समझा, बट अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि अगर आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, ठीक, इस बेसिस पर हम पढ़ेंगे और स्टार्ट अप कर देते हैं। अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे सबसे पहले रीजनल एस्पायरेशंस। किसी भी रीजन में कोई डिमांड उठती है ऑटोनॉमी को लेकर आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन यूनियन, ऐसा कुछ कहा गया है। अब इसको पहले पढ़ लो। रीजनल एस्पायरेशंस रिफर्स टू व्हेन डिफरेंट रीजन्स डिमांड ऑटोनॉमी आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन यूनियन। जब बहुत से स्टेट्स, जब बहुत सी रीजन्स मतलब क्षेत्र, अपन कहते हैं ना, देखो जैसे कि प्रॉपर ये एक इंडियन यूनियन की हम बात कर रहे हैं, मान लो यहाँ पर पर्टिकुलर ये एरिया है, ये रीजन है, ये रीजन है, इन्होंने ऑटोनॉमी की बात कर दी, मतलब इन्हें अपने हिसाब से सारी चीज़ों को चलाना है इंडियन यूनियन के फ्रेमवर्क से बाहर जाकर। तो ये होती हैं कुछ रीजनल एस्पायरेशंस जब अलग अलग रीजन डिमांड करते हैं ऑटोनॉमी को, ठीक। इंडिया की अगर हम बात करें तो 1980 में देखा गया कि रीजनल एस्पायरेशन सबसे ज़्यादा बढ़ी, ऑटोनॉमी की डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़ी। आर्म्ड असर्शन देखने को मिला लोगों के द्वारा, गवर्नमेंट ने काफ़ी रिप्रेस करने की कोशिश की और पॉलिटिकल और इलेक्टोरल प्रोसेस कहीं ना कहीं तक इन सारी चीज़ों की वजह से कोलैप्स होती हुई नज़र आने लगी। एरियाज ऑफ टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट्स की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद जहां पर इश्यूज इमर्ज हुए, सबसे पहले अगर हम कश्मीर को देखें तो कश्मीर इशू सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की वजह से ही इमर्ज नहीं हुआ है। ये जो है ये पॉलिटिकल एस्पायरेशंस, वहाँ के लोगों की जो एक नीड थी, एक आकांक्षाएं थी, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं तक इमर्ज हुआ है। किस फॉर्म में? पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के फॉर्म में, ठीक। क्लियर हुआ? ऑटोनॉमी का मतलब हम समझते होंगे कि एक पर्टिकुलर रीजन को यहाँ के जो व्यक्ति होंगे वो अपने हिसाब से गवर्न करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। अब ये बात तो हो गई कश्मीर की। अगर हम नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट रीजन जैसे कि नागालैंड है, मिजोरम है, यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेपरेटिस्ट मूवमेंट चले, अपने आप को अलग करने की काफ़ी मूवमेंट इन लोग ने कोशिश की इन मूवमेंट्स के थ्रू। इंडिया के साउदर्न पार्ट्स की अगर हम बात करें तो द्रविडियन मूवमेंट भी काफ़ी देखने को मिले सेपरेट नेशन के लिए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पर मास एजिटेशन देखा लैंग्वेज के बेसिस पर, ठीक। और तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो जब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया इंडिया में, तो वहीं पर नॉर्थ रीजन में एजिटेशन देखने को मिले हिंदी को लेकर एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये पूरे इंडिया में, चाहे हम नॉर्थ से लेकर साउथ तक की बात करें, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक की बात करें, नॉर्थ ईस्ट रीजन हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये पूरे रीजन में हमने कन्फ्लिक्ट्स देखे हैं, रीजनल एस्पायरेशंस देखी हैं, और ये रीजनल एस्पायरेशंस ने कहीं ना कहीं तक क्या डिमांड किया? ऑटोनॉमी। और ऑटोनॉमी का बेसिस क्या हुआ? तो लैंग्वेज, या काफ़ी सारे उन्होंने सेपरेट होने के मूवमेंट्स चलाए, ठीक। एक बार रिवाइज करना चाहोगे तो देख लो, फिर से देख लो। कश्मीर इशू हमने देखा कि पॉलिटिकल एस्पायरेशंस की वजह से। नॉर्थ ईस्ट में हमने सेपरेटिस्ट मूवमेंट देखे, नागालैंड और मिजोरम। द्रविडियन मूवमेंट हमने साउथ में देखे सेपरेट नेशन के लिए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात में लैंग्वेज बेसिस पर एजिटेशंस। तमिलनाडु और नॉर्थ में अगर हम देखें तो हिंदी को लेकर, एक जगह हिंदी को अगेंस्ट में, एक जगह हिंदी के प्रोटेस्ट में। 1950s के लेट 1950s की बात करें तो जो पंजाबी स्पीकिंग पीपल थे वो भी कहीं ना कहीं तक सेपरेट स्टेट की डिमांड करते हैं, और ये
सेपरेट डिमांड फुलफिल की जाती है जब पंजाब और हरियाणा का क्रिएशन होता है 1966 में। चंडीगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड ये भी ऑटोनॉमी की वजह से क्रिएट हुए। ठीक, क्लियर हुआ। जम्मू कश्मीर पर हम आते हैं। 370 आर्टिकल 370 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, जिसे हटा दिया गया है, हम जानते हैं। इसमें वायलेंस, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, चाहे विद इन स्टेट हो या आउटसाइड द स्टेट हो, बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स हो, ये सारे कन्फ्लिक्ट्स हम जम्मू एंड कश्मीर में देखते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें 3 डिफरेंट रीजन्स हैं और डिफरेंट पीपल हैं जिन्हें हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। सबसे पहला तो है जम्मू रीजन। जम्मू रीजन में हिंदू, मुस्लिम, सिख और डिफरेंट लैंग्वेजेस जो लोग बोलते हैं वो रहते हैं। कश्मीर रीजन में जो कश्मीर वैली है, यहाँ पर कश्मीर स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं विथ स्मॉल कश्मीरी स्पीकिंग हिंदू माइनॉरिटी है। ये है कश्मीर की कहानी। और इसके आगे लद्दाख रीजन, ये माउंटेनस है विथ लेस पॉपुलेशन, जिसमें बुद्धिस्ट और मुस्लिम हम देखते हैं। तो ये तीनों रीजन है, यहाँ के इश्यूज इस बेसिस पर हैं। रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम, देखो किसी भी परेशानी की जड़ होती है, हम जानते हैं। यहाँ की जड़ कहाँ से शुरू हुई, तो जो प्रिंसली स्टेट था 1947 से पहले, जम्मू कश्मीर। हिंदू रूलर हरि सिंह इन्हें क्या करते थे, यहाँ पर लिख देते हैं हरि सिंह जी का नाम। ये इसको रूल कर रहे थे, जो इंडिया और पाकिस्तान किसी के भी साथ मर्ज नहीं होना चाहते थे। पॉपुलेशन की जो मेजॉरिटी थी कश्मीर में वो मुस्लिम थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये सोचता था कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का है। और कश्मीरीज जो थे, जो रीजनल एस्पायरेशंस कहीं ना कहीं तक देख रहे थे, ऑन द अदर एंड पीपल ऑफ द स्टेट आर कश्मीरीज, वहाँ के लोग कश्मीरीज थे जिन्होंने रीजनल एस्पायरेशन का इशू कहीं ना कहीं तक लेड किया और जिसे कहा गया कश्मीरियत। पॉपुलर मूवमेंट शेख अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, उन्होंने यहाँ पर लेड किया और उसके बाद ये महाराजा हरि सिंह को कहीं ना कहीं तक हटाना चाह रहे थे। ये ज्वाइनिंग पाकिस्तान को भी ज्वाइन करने के अगेंस्ट में थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स यहाँ पर आते हैं कश्मीर रीजन को कैप्चर करने के लिए, और कश्मीर को प्रोटेक्ट करने के लिए महाराजा हरि सिंह क्या करते हैं, इंडिया का सपोर्ट लेते हैं। तो कब की कहानी है ये, अक्टूबर 1947 की। पाकिस्तान क्या करता है, कुछ ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स भेज देता है कश्मीर को ऑक्यूपाई करने के लिए। यहाँ तक की कहानी समझ आई। अब हम बढ़ते हैं आगे। इंडियन आर्मी इन जितने भी इन्फिल्ट्रेटर्स रहते हैं जो ज़बरदस्ती कश्मीर में आ जाते हैं, इनको बाहर फेंक देती है और इस हेल्प को एक कंडीशन पे बढ़ाया जाता है कि हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, दैट इज भारत सरकार के साथ। जब से इंडिया के साथ इसका इंटीग्रेशन हुआ, जब से ये इंडिया के साथ मिला, कश्मीर एक बर्निंग इशू रहा है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का। प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड हो गई जब इनको आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A का स्पेशल स्टेटस दे दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले अगर आर्टिकल 370 की बात करें तो ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया कि इसका अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, फ्लैग होगा। न्यू नोमेनक्लेचर, जो चीफ मिनिस्टर जो होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, और जो गवर्नर होंगे, एंड गवर्नर कौन होंगे, सदर ए रियासत। और इसके आगे देखा कि इट वाज अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप दैट जो गवर्नमेंट उस टाइम पे एनडीए गवर्नमेंट जो थी वो प्रेजेंट कर रही थी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल। ठीक है, ये कहानी कहाँ पर आ गई है, अब 2019 की जो हम बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या हुआ, 2019 की हम बात कर रहे हैं जब हमने आर्टिकल 370 को हटा दिया। अभी की जो करंट एनडीए गवर्नमेंट है ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल लेकर आई राज्यसभा में। कब लेकर आई, ये डेट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, 5 अगस्त 2019 को। ठीक, और आर्टिकल 370 और 35A अबॉलिश कर दिया गया और ये जो बिल है ये मेजॉरिटी से पास किया गया। लोकसभा ने ये बिल पास किया 6 अगस्त 2019 को और प्रेसिडेंट का असेंट मिला 9 अगस्त 2019 को। सेक्शन 370 35A रिपील्ड किए गए और जो जम्मू और कश्मीर है ये 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो गया, जिसमें हमने देखा लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक,
अब हम आ गए पंजाब पे। 1980s से अगर हम बात करें तो पंजाब एरा ऑफ 1980s काफ़ी डेवलपमेंट हमें देखने को मिला पंजाब में। एक सोशल कंपोजिशन में चेंज आया और इसी के साथ साथ यहाँ पर सेपरेशन हुआ हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का। लेटर ऑन विद द सेपरेशन ऑफ हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश, पंजाब रिऑर्गेनाइज्ड किया गया लिंग्विस्टिक बेसिस पर कब? इन 1966, बेसिस इन 1966। ठीक। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो रिऑर्गेनाइजेशन के बाद 1966 में जो अकालीज हैं ये कॉलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं 1967 में और फिर 1977 में। 1970s में जो अकालीज थे ये क्या करते हैं, ये पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की भी डिमांड करने लगते हैं रीजन में, और यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस होती है आनंदपुर साहिब में 1973 में। आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन आता है, इसमें रीजनल एडवोकेट ऑटोनॉमी की बात करते हैं ये, और ये फिर से सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को रीडिफाइन करना चाह रहे थे कंट्री में। मतलब कि हम जानते हैं अच्छे से कि लिस्ट हैं 3 सेंटर स्टेट रिलेशंस, हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं। तो ये क्या चाह रहे थे, ये आनंदपुर साहिब कॉन्फ्रेंस के द्वारा, ये रिजोल्यूशन के द्वारा, कि ये जो सेंटर स्टेट रिलेशन है, जो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध है, जिस तरीके से पावर्स का डिवीजन है, जिस तरीके से डिसीजंस लेते हैं, उनको रीडिफाइन किया जाए, उनको फिर से चेंजेस उसमें लेकर आए। रिजोल्यूशन सिर्फ इसलिए लेके आए कि जो फेडरलिज्म है उसे कहीं ना कहीं तक स्ट्रॉन्ग कर सकें, लेकिन इसको कहीं ना कहीं तक ऐसे देखा गया कि ये सेपरेट सिख नेशन की बात कर रहे हैं। आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन की एक लिमिटेड अपील रही है अमंग द कॉमन मासेस। ठीक, ये हो गई पंजाब की हिस्ट्री। आगे हमने देखा कि जो लीडरशिप थी अकाली मूवमेंट की, वो मॉडरेट अकाली और एक्सट्रीमिस्ट या एक्सटर्निस्ट एलिमेंट के डिवीजन देखा गया टू द फॉर्म ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी। और ये किस चीज़ का जो लीडरशिप, देखो इतना समझ लो, जो अकाली मूवमेंट की लीडरशिप है, ठीक, ये मॉडरेट अकाली से कहाँ पर आ गई, एक्सट्रीमिस्ट की तरफ, और फिर इसको आर्म्ड इंसर्जेंसी की तरह देखा गया, आर्म्ड इंसर्जेंसी में बदल गई। मिलिटेंट्स ने अपने हेडक्वार्टर्स बना लिए होली श्राइन के अंदर, इनके जो गोल्डन टेम्पल अमृतसर है, और उसके बाद ये आर्म्ड फोर्ट्रेस, मतलब कि एक आर्म किला जो था, वो जो एक होली श्राइन था, वो कहीं ना कहीं तक आर्म से भर गया, तो इसे आर्म्ड रिलेटेड फोर्ट्रेस बोला गया। ठीक, जून 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, ये इंपॉर्टेंट है, जिसका कोड नेम था आर्मी एक्शन के लिए। ठीक, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब से रिलेटेड है। ठीक, आर्मी एक्शन लिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत। इस ऑपरेशन में गवर्नमेंट ने मिलिटेंट्स को डिफीट करते हुए हिस्टोरिक टेम्पल कहीं ना कहीं तक इसकी वजह से डैमेज हुआ, और इस वजह से सिख के जो सेंटिमेंट्स थे वो कहीं ना कहीं तक हार्म हुए। पंजाब क्राइसिस और कॉम्प्लिकेटेड हो गया जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी एसिसिनेट हो गई 31 अक्टूबर 1984 को। इन्हीं के 2 सिख बॉडीगार्ड थे जिन्होंने इनको एसिसिनेट किया, इनकी डेथ हो गई, और ये चाहते थे ऑपरेशन ब्लू स्टार का रिवेंज लेना, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार में जब आर्मी वहाँ पर जाती है, आर्मी एक्शन होता है, तो इनका जो होली श्राइन है वो डैमेज होता है, और इस चीज़ से ये बहुत दुखी थे। ये जो इंसिडेंट हुआ ये पूरी कंट्री को शॉक करता है, और यहाँ पर सिख कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा हिंसा आ जाती है नॉर्दर्न पार्ट में ऑफ इंडिया, मतलब सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट में नॉर्दर्न पार्ट, देखो ये वाला जो पार्ट है इंडिया का, हम नॉर्दर्न पार्ट की बात करें तो यहाँ पर सिख कम्युनिटी, क्योंकि जो 2 सिख बॉडीगार्ड थे वो इंदिरा गांधी जी को असैसिनेट करते हैं, तो इनके अगेंस्ट में वायलेंस होता है, और ये वायलेंस कम से कम पूरे 1 हफ्ते तक चलता है। न्यू प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी, रोड टू पीस, मतलब कि अब शांति की राह पर चलना है, तो जो राजीव गांधी जी थे ये एक मॉडरेट अकाली लीडर, मतलब मॉडरेट अकाली लीडर्स के साथ एक इनिशिएटिव करते हैं 1984 में। जुलाई 1985 में ये राजीव गांधी लोंगोवाला अकॉर्ड जो था वो साइन करते हैं, या फिर पंजाब अकॉर्ड, किसके साथ, हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ, जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे अकाली दल के, और ये एग्रीमेंट एक स्टेप रहता है कि पंजाब में हम शांति लेकर आ सके। ठीक, तो ये कहानी हो गई पंजाब की। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ, कुछ पॉइंट्स पर ये डिस्कशन हुआ, एग्रीड हुए, ये कहा गया, इस बात पर एग्री हुए कि चंडीगढ़ पंजाब को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, एक सेपरेट कमीशन बनाया जाएगा जो पंजाब और हरियाणा के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं।
एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा कि रवि और व्यास नदी का जो पानी है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में किस तरीके से शेयरिंग की जाएगी। थर्ड, ये देखो यही पॉइंट्स आएंगे, यही आपको लिखने हैं कि क्या क्या पॉइंट्स, क्या कन्फ्लिक्ट्स थे, क्या रिजोल्यूशन हुए, क्या एग्रीमेंट हुए, क्या अकॉर्ड हुए। तो किस चीज़ पर एग्रीड हुए कि यहाँ पर इन्होंने कहा कि इट वॉज एग्रीड टू प्रोवाइड कंपेंसेशन दिया जाएगा, ट्रीटमेंट दिया जाएगा पंजाब के उन एरिया में जो मिलिटेंसी के कारण अफेक्ट हुए हैं, और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को ख़त्म किया जाएगा पंजाब से, इन पंजाब। 1992 में इलेक्शन होते हैं, पंजाब में 24% वोटर्स वोट करते हैं, मिलिटेंसी हटाई जाती है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। अकाली दल का अलायंस, जिसे बादल कहते थे, और बीजेपी यहाँ पर मेजर विक्ट्री स्कोर करती है 1997 में, और पहले नॉर्मल इलेक्शंस होते हैं पोस्ट मिलिटेंसी एरा के बाद। नॉर्थ ईस्ट रीजन पर हम आ गए हैं। इस रीजन की अगर हम बात करें तो इसमें 7 सिस्टर्स हम इसको कहते हैं, जिसमें ओनली 4%, कंट्री का 4% पॉपुलेशन नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। 22 अ स्मॉल कॉरिडोर ऑफ 22 कनेक्ट्स दिस रीजन, एक स्मॉल कॉरिडोर है, ये कनेक्ट करता है इस रीजन को इंडिया से। चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ नॉर्थ ईस्ट रीजन बाउंड्री शेयर करता है, और इंडिया के लिए ये मतलब ऐसा कहा जाता है, इट ऑल्सो सर्विस इंडियाज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। देखो इसी तरीके से स्टार्टिंग करते हैं, क्या प्रॉब्लम है ये देखते हैं, और फिर देखते हैं क्या सॉल्यूशन है। क्या इंडिपेंडेंस से क्या प्रॉब्लम्स आई, तो यहाँ पर पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिले, जैसे कि नागालैंड क्रिएट हुआ 1963 में, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय क्रिएट हुआ 1972 में, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 1987 में। इंडिया पार्टीशन के बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन को क्या कहते हैं, मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि ये लैंडलॉक्ड रीजन की तरह हो जाता है, और इस वजह से इसकी इकोनॉमी अफेक्ट होती है। काफ़ी ज़्यादा नेग्लेक्ट इन्होंने देखा डेवलपमेंट के टाइम पे, और कहीं ना कहीं तक एंड इट्स पॉलिटिक्स ऑल्सो रिमेन्ड आइसोलेटेड। नॉर्थ ईस्ट रीजन के 3 इश्यूज हैं, ये पूछे जा सकते हैं, और वो कौन से हैं, तो डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, मूवमेंट्स फॉर सेसेशन एंड अपोजिशन टू आउटसाइडर्स। ऑटोनॉमी की डिमांड सबसे पहले पढ़ते हैं, तो जो असम स्टेट है इंडिपेंडेंस के बाद, इसमें मतलब एंटायर रीजन था सिर्फ मणिपुर और त्रिपुरा को हटा के। अब यहाँ पर डिमांड आती है पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की, जब असम गवर्नमेंट क्या करती है, असमीज लैंग्वेज को इम्पोज करने की कोशिश करती है नॉन असमीज पीपल पर। असम गवर्नमेंट में काफ़ी सारे फिर मेजर प्रोटेस्ट होते हैं, दंगे होते हैं, पूरे स्टेट में सेपरेट स्टेट की डिमांड होती है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा, लीडर्स फ्रॉम असम। ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन बनाई जाती है, जो बाद में ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस में बदल जाती है 1960 में। ट्राइबल स्टेट का फॉर्मेशन होता है असम से, लेकिन एक स्टेट की जगह बहुत सारे स्टेट्स असम से कार्व्ड आउट होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश बनाती है असम से। तो असम से कौन से बने, 1 2 3, कौन से, मेघालय, मिजोरम, और अरुणाचल प्रदेश। ठीक, क्लियर हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें स्टेट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और आगे बढ़ते हैं। डिमांड फॉर ऑटोनॉमी में रिऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस होती है नॉर्थ ईस्ट में 1972 में कंप्लीट, बट अभी भी कुछ डिमांड्स थी ऑटोनॉमी के लेकर, जैसे कि बोडोज हैं, करबीज हैं, डिम्साज हैं, कम्युनिटीज़, ये सारी अभी भी ऑटोनॉमी को लेकर डिमांड करते रहते हैं। बहुत से अदर रीजन्स भी नॉर्थ ईस्ट जो हैं उसमें उन्हें ग्रांट की गई ऑटोनॉमी। डिमांड की मतलब डिमांड क्यों है, ऑटोनॉमी की डिमांड क्यों है, तो इस रीजन में कहीं ना कहीं तक ये देखते हैं अपने आप को कि हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली या पॉलिटिकली एस्पेक्ट्स को देखते हुए। सेसेशनिस्ट मूवमेंट की अगर बात करें तो जो डिमांड थी ऑटोनॉमी को लेकर अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट डिफिकल्टीज कब आती है, जब सेपरेट कंट्री की डिमांड करने लगते हैं। डिमांड ऑटोनॉमी की डिमांड करना ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं तक सेपरेट कंट्री की ही डिमांड करने लग गए, और यहाँ पर मूवमेंट चलते हैं मिजोरम और नागालैंड में। ठीक, मिजोरम में सबसे पहले देखें तो इंडिपेंडेंस के बाद जो मिजो हिल्स के लोग थे वो ऐसा बिलीव करते थे कि वो कभी भी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट रहे ही नहीं है, इसलिए हमें सेपरेट यूनियन बनाने। मिजो हिल्स के लोग ने एक मूवमेंट लॉन्च किया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। उसके बाद जो मूवमेंट था
असम गवर्नमेंट कहीं ना कहीं तक रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है। फेमाइन, यहाँ पर एक फेमाइन भी होता है मिजो हिल्स में 1959 में, तब भी असम गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती है। और इस वजह से मिजो नेशनल फ्रंट MNF ये बना देते हैं, किसकी लीडरशिप में, अंडर द लीडरशिप ऑफ लाल डेंगा। ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। 1966 में MNF एक आर्म्ड कैंपेन स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंस के लिए। इंडियन फोर्सेस काउंटर्ड करती है इनको काफ़ी सारे रिप्रेसिव मीन्स के साथ, विद द कॉमन पीपल्स एज विक्टिम। और फिर ये इंसर्जेंसी कहीं ना कहीं तक और गुस्सा लेकर आती है लोगों में, और उन्हें ऐसा लगता है कि हम एकदम ही अलग हैं। 1986 में जो पीस एग्रीमेंट है वो साइन करते हैं चीफ मिनिस्टर। ये हेल्प करता है अकॉर्ड राजीव गांधी जी और लाल डेंगा मिजोरम को कि पीसफुल रहें, कि इस तरीके से, और यहाँ की हम लिटरेसी और डेवलपमेंट पर हम ध्यान देंगे। ठीक, नागालैंड की बात करें तो यहाँ पर है नागाज, लीडरशिप है अंगामी जाफू फिजो की, जिन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी इंडिया से 1951 में। नागा नेशनल काउंसिल एक आर्म्ड स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं सोवर्निटी ऑफ नागाज के लिए। यहाँ भी वायलेंट इंसर्जेंसी होती है। उसके बाद एक साइंड होता है एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं तक जो रिबेल्स हैं वो इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आगे की कहानी देखें तो मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स की देखो एक ही प्रॉब्लम है, ये कहते हैं कि ये यहाँ पर आके माइग्रेट हो रहे हैं और हम इन्हें नहीं आने दे सकते। लार्ज स्केल माइग्रेशन जो लोगों का है, ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जिन्हें ये आउटसाइडर्स या माइग्रेंट्स कहते हैं। ये कहते हैं कि हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं और इन्हें ही आके आप यूज़ करने लगेंगे तो हमारा क्या होगा। ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और पॉलिटिकल पावर के लिए आउटसाइडर्स या माइग्रेंट को कॉम्पिटिटर्स कंसीडर करते हैं। 1979 में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन बनाई गई एंटी फॉरेनर मूवमेंट के लिए, और कहीं ना कहीं तक इलीगल माइग्रेंट्स, डोमिनेशन ऑफ बंगालीज, आउटसाइडर्स एज वेल एज अगेंस्ट फॉल्टी वोटर्स रजिस्टर्स, इनके अगेंस्ट में मूवमेंट चलता है। मूवमेंट डिमांड करता है कि आउटसाइडर्स वापस चले जाएं जो हमारे स्टेट में एंटर्ड हुए हैं 1951 के बाद। जितने भी आसामीज़ पीपल हैं वो मोबिलाइज्ड होते हैं इस मूवमेंट में, और कहीं ना कहीं तक बहुत से वायलेंट इंसिडेंट्स हमको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइव्स कहीं ना कहीं तक लॉस होता है। आफ्टर 6 years ऑफ टर्मोइल राजीव गांधी एक नेगोशिएशन करते हैं। आसू लीडर्स, जो ये हम स्टूडेंट्स का यूनियन देख रहे थे, 1985 में अकॉर्ड होता है कि जो जितने भी इमिग्रेंट्स असम में गए हैं बांग्लादेश वॉर के टाइम पे, उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स में जो आसू है वो एक साथ आते हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं जिसको नाम रखा गया AGP, असम गण परिषद। ये पार्टी पावर में आई 1985 में, और फॉरेन नेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एज वेल एज एक गोल्डन असम बिल्ड करने के लिए, टू बिल्ड अ गोल्डन असम। ठीक, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज अब हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बात ये आती है कि रीजनल पार्टीज के राइज की हम बात करते हैं कि इनका ओरिजिन और ग्रोथ क्यों होता है, क्यों एक तरीके से रीजनल पार्टीज बनती हैं और फिर ये बढ़ती चली जाती हैं। तो सबसे पहले एथनिक, कल्चरल, लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, कास्ट ग्रुप्स इंडियन सोसाइटीज़ में, भारत में अगर हम समाज की बात करें या भारतीय समाज की बात करें तो यहाँ पर हम संस्कृति देखते हैं, एथनिक्स देखते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें लैंग्वेजेस हैं, अपना अपना धर्म है, अपने अपने रिलीजन्स है, कास्ट ग्रुप्स अलग अलग हैं। इस वजह से जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, मतलब कि अब मान लो कि एक पर्टिकुलर एरिया है तो इसमें छोटी छोटी पार्टीज इमर्ज हो जाती हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो रीजनल पार्टीज किस चीज़ पर बेस्ड हैं, एक क्वेश्चन ये आ सकता है। तो आइडेंटिटी, स्टेटहुड, ऑटोनॉमी और डेवलपमेंट। रीजनल पार्टीज क्यों इमर्ज होती हैं, क्वेश्चन आ जाए तो रीजनल मतलब क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं को या जो उनकी नीड है या डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए। फॉर इंस्टेंस, जो रीजनल एस्पायरेशन और पंजाब की अगर हम बात करें, असर्शन इन पंजाब बेसिकली किस चीज़ पर बेस्ड था या किस चीज़ पर मूव्ड हो रहा था, तो अराउंड द लैंग्वेज। ये हम एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। देखो, क्वेश्चन के आंसर का फॉर्मेट भी यही होता है। रीजनल पार्टीज से कुछ आ जाए, सबसे पहले बता दिया ओरिजिन और ग्रोथ क्यों हो रहा है, फिर हमने हमारी कंट्री के बारे में बता दिया और एक एग्जाम्पल दे दिया। इस पैटर्न को आप हर एक क्वेश्चन के आंसर में फॉलो कर सकते हैं। लास्ट हम देखेंगे कि सिमिलरली अदर रीजनल पार्टीज जैसे कि जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये शेख अब्दुल्ला ने बनाई और फिर ये इलेक्शन जीते 1977 से 2002 तक। रीजनल पार्टीज अपना रिप्रेजेंटेशन
दिखाती हैं नेशनल लेवल पर लोकल पीपल को लेकर, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकल पीपल एट द नेशनल लेवल, और ये हेल्प करती हैं फेडरल स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने में। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसा मूव ले रही है जो कहीं ना कहीं तक अपोज होना चाहिए तो उसको ये अपोज भी करते हैं। और कब अपोज करते हैं कि इंटरेस्ट ऑफ द पीपल के अगेंस्ट में कुछ चीज़ आ रही है, तब ज़्यादातर हमने इन चीज़ों को अगेंस्ट में देखा है। ठीक, तो ये था हमारा चैप्टर रीजनल एस्पायरेशंस, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। सुपर क्विक रिवीजन मैंने पूरी कोशिश की है कि कम से कम टाइम में हम कंप्लीट कर दें, बट मेन फोकस हमेशा यही रहता है कि आपको जो भी समझाए काफ़ी अच्छे से समझाएं। होप आपको समझ में आ गया होगा। और इससे ज़्यादा वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। और आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको समझ आया होगा। और अगर आज का सेशन अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।